गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, जिसका टाइटल है जीवांश पदार्थ। तो उसी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, पहली बात तो ये कि कार्बन चक्र होता क्या है और कैसे काम करता है। तो कार्बन चक्र के लिए क्या कहा गया है कि जो जितने भी जीवांश पदार्थ होते हैं या जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक मतलब जीवांश पदार्थ यानी जिनके अंदर वानस्पतिक चीज़ें हो या मृत पदार्थों के अवशेष हो या मृत जीवों के अवशेष हो, सब क्या कहलाते हैं? जीवांश पदार्थ, या शॉर्ट में हम उनको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो सबसे मेन जो एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, यानी उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लेते हैं हम प्लांट, यानी अगर पौधे के उसके जो संरचनात्मक जो ढांचा देखें तो उसमें क्या होता है, उसका लगभग 90% जो हिस्सा होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें सबसे मुख्य तत्व क्या होता है? ये कार्बन होता है। और इसी कार्बन को फिर क्या करते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो टूटने से रहे, ये कार्बन ही अलग अलग भागों में टूटता है और टूटने के बाद क्या करता है, कुछ मात्रा में ऊर्जा निकालता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ऑक्साइड निकालता है। ऊर्जा जो निकालता है वो तो सूक्ष्म जीवाणु उपयोग कर लेते हैं और बची कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है? वायुमंडल में चली जाती है। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि जो कार्बन होता है, मतलब मृदा के अंदर और बाहर जो कार्बन में परिवर्तन होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा? या तो वो CO2 बन जाएगी या ऊर्जा बन जाएगी। तो मृदा के अंदर या बाहर जो कार्बन में परिवर्तन होगा, ये कार्बन का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कार्बन चक्र कहलाता है। एक बार और समझते हैं। तो कार्बन चक्र में क्या कहा गया है कि जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन एलिमेंट होता है कार्बन। एग्जाम्पल में हमने पौधे की बात कर ली, यानी एक पौधे का 90% हिस्सा किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो टूटती नहीं, बचा क्या? कार्बन टूटता है। तो जैसे कार्बन टूटता है तो कार्बन टूटने के बाद क्या होता है, कुछ मात्रा तो इसकी ऊर्जा निर्माण कर लेते हैं और कुछ मात्रा में ये CO2 बना लेता है। ऊर्जा तो क्या करते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु जो अपघटन का काम कर रहे थे वो उपयोग कर लेते हैं, और जो बचती है CO2 ये क्या होती है? वायुमंडल में चली जाती है। तो मृदा के अंदर जो ऊर्जा बनी या बाहर जो CO2 बनी, इनमें जो कार्बन में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कार्बन चक्र कहलाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बन चक्र काम कैसे करता है। रिलीज करना या चक्र काम कैसे करता है। तो कार्बन चक्र का अगर हम साइकिल देखें तो इसके लिए क्या कहा गया है कि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु या जितने भी जीवांश पदार्थ हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवांश पदार्थ, इनके अपघटन से क्या निकलती है? CO2 निकलती है, प्लस जल निकलता है, प्लस ऊर्जा निकलती है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? जीवांश पदार्थों के अपघटन से CO2 निकलेगी, जल निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी, यानी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से निकलेगी CO2। कुछ मात्रा में क्या होते हैं? पादप, जो जड़ें होती हैं वो भी क्या करती है? श्वसन करती है। ये हम बात करते हैं मृदा के अंदर की, यानी मृदा के अंदर क्या कैसे कार्बन आता है। तो जितने भी जीवांश पदार्थ होते हैं उनके अपघटन कौन करता है? सूक्ष्म जीवाणु। वो अपघटन करके क्या बनाते हैं? CO2, जल और ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा का प्रयोग तो कौन कर लेते हैं? सूक्ष्म जीवाणु अपने लिए कर लेते हैं और CO2 यहाँ पर बच जाती है। ये होता है एक स्रोत मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा स्रोत की बात करें तो वो है पादप। जैसे सूक्ष्म जीवाणु श्वसन करते हैं या जिससे पादप श्वसन करते हैं, वैसे पादपों की जड़ें भी क्या करती है? श्वसन करती है। और श्वसन में क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है और CO2 छोड़ती है। तो कुछ मात्रा में CO2 यहाँ से आ जाती है, ठीक है। कुछ मात्रा में वर्षा जल से, यानी जब वर्षा हुई तो वर्षा जल के साथ भी कुछ मात्रा में CO2 मृदा में आ जाती है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में, यानी मृदा के अंदर 3 तरीके से CO2 प्राप्त होती है। पहला जीवांश पदार्थों के अपघटन से, दूसरा सूक्ष्म पादप जड़ों के श्वसन से, और तीसरा होता है वर्षा जल से। तो ये जो CO2 होगी ये क्या करेगी? इसकी कुछ अधिकांश मात्रा तो वायुमंडल में चली जाएगी,
और वायुमंडल में जाकर क्या कर लेगी, अब हमारे पास जो CO2 थी उसकी कुछ मात्रा क्या होगी, वायुमंडल में पहुंच जाएगी, और ये वायुमंडल में जाने के बाद जल के साथ क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये जो CO2 है उसका अधिकांश भाग कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। यही CO2 क्या होगी, बाद में जल के साथ मिलकर क्या कर लेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करेगी, शर्करा का या ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, सीधी सी बात में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेगी। विभिन्न प्रकार के जो शर्कराएं हैं उनका निर्माण कर लेगी, पादपों के लिए भोजन का निर्माण कर लेगी। अधिकांश मात्रा, कुछ मात्रा में जो CO2 बचती है वो क्या करती है, ये बात कर रहे थे हम मृदा के अंदर की, ये क्रियाएं हो रही मृदा के अंदर। अब इसकी अधिकांश मात्रा कहाँ चली गई, वायुमंडल में। वायुमंडल में जाने के बाद क्या हुई, जल के साथ क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधों में क्या बना लेती है, भोजन का निर्माण कर लेगी। अब कुछ मात्रा जो मृदा में बची वो क्या करेगी, ये जल के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल यानी CO3 कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। आधी मात्रा वायुमंडल में चली गई और आधी मात्रा जो बची वो क्या करेगी, जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। और ये जो कार्बनिक अम्ल है, ये जो कार्बनिक अम्ल था बाद में कैल्शियम, पोटेशियम या किसी के भी संपर्क में आके क्या कर लेगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। यानी आधी मात्रा ऊपर जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेगी या भोजन का निर्माण कर लेगी। आधी मात्रा जो बचती है वो क्या करेगी, मृदा में CO जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। अब ये कार्बनिक अम्ल जब कैल्शियम, पोटेशियम या किसी के भी संपर्क में आते हैं तो आने के बाद क्या करेंगे, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का निर्माण करेंगे। ये जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बनता है इसकी कुछ मात्रा तो उच्च पादप उपयोग कर लेते हैं और कुछ मात्रा नीचे लीच हो जाती है। यानी अब ये जो लास्ट प्रोडक्ट बना कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसकी कुछ मात्रा तो कुछ पादप जो होते हैं ग्रहण कर लेते हैं, कुछ मात्रा क्या होती है जल के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार जो सारा चक्र चलता है, यानी यहाँ से CO2 निकली, CO2 वायुमंडल में जाके कार्बोहाइड्रेट बनाया, कुछ बची वो मृदा में रह गई, यहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट बना वो वापस क्या हुआ, सड़ गल के वापस जीवांत पदार्थ में बना, जीवांत पदार्थ के द्वारा फिर वापस से सेम क्रियाएं हुई। तो ये जो सारा चक्र है वो कहलाता है कार्बन चक्र। ये सारा जो चक्र लाइक संरचना होती है क्या कहलाती है, कार्बन चक्र कहलाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि कार्बन क्या होता है, कैसे वो कन्वर्ट होता है। कार्बन क्या होगा, मृदा के अंदर चाहे मृदा के बाहर जो कन्वर्ट उसमें परिवर्तन होते हैं, मृदा के अंदर वो किस रूप में था, फिर किस में चला गया, वायुमंडल में किस रूप में था, लास्ट में किस रूप में बदल गया। तो जो सारे परिवर्तन होते हैं यही क्या कहलाते हैं, कार्बन चक्र कहलाते हैं। तो आई होप कार्बन चक्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम ह्यूमस की। यानी ह्यूमस होता क्या है, इसी लेसन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में हमने 2-3 बार पहले भी पढ़ा हुआ है। अब तक हमने इसको कोलाइड में पढ़ा था, उसके बाद जीवांत पदार्थों की जब कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का वो कर रहे थे, हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तभी भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ह्यूमस का क्या होता है, अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन कई बार इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि जो जितने भी सूक्ष्म जीवांत पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। और अपघटित होने के बाद क्या करते हैं, एक काले भूरे रंग का
क्या कोलाइड का निर्माण करते हैं, काले भूरे रंग के कोलाइड का निर्माण करते हैं, वो कोलाइड क्या होता है, ह्यूमस कहलाता है। यानी जितने भी जो जीवांश पदार्थ हैं, जीवांश पदार्थ चाहे वो क्या होंगे, सूक्ष्म जीवाणु हो या पादप हो या मृत जीवाणु, मृत जो अवशेष हैं वो क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में क्या होगा, एक गहरे काले रंग का, काले या भूरे रंग का अक्रिस्टलीय कोलाइड का निर्माण करेंगे। और ये अक्रिस्टलीय कोलाइड क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। समझ में आया कि ह्यूमस क्या होगा, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु को जीवांश पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में गहरे काले भूरे रंग के पदार्थ में बदलेंगे। और ये जो गहरे काले भूरे रंग का जो पदार्थ होता है वो संरचना में कैसा होगा, क्रिस्टलीय होगा और कोलाइड होगा। हम लोगों ने कोलाइड वाले लेसन में इसके बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय कैसे होगा, कोलाइड कैसे होगा। तो ये क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब ह्यूमस के बारे में एक और चीज़ कहेगी कि जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, लिग्निन, प्रोटीन, सेलुलोज, सुना लगा होगा सेलुलोज, क्योंकि कई दिनों से हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड हेमीसेलुलोज, वसा आदि जो एक्साइटीसी है, आदि चीजों के संश्लेषण से क्या बनता है, एक जटिल पदार्थ बनता है। और यही जटिल पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। यानी ये सारी चीज़ें किस में होगी, जीवांश पदार्थों में उपस्थित होंगी। जैसा कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में इन्हीं सबका अपघटन हो रहा था। तो इनके संश्लेषण से ही किसका निर्माण हुआ, एक जटिल पदार्थ का निर्माण हुआ। और वो जटिल पदार्थ ही क्या कहलाया, ह्यूमस कहलाया। तो ह्यूमस समझ में आया। ह्यूमस क्या होता है, अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे तो काले भूरे रंग का सड़ा गला पदार्थ होता है, अक्रिस्टलीय कोलाइड पदार्थ होता है, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर हमने आगे क्या कहा कि जो ह्यूमस होता है वो क्या होगा, जितने भी जो कार्बनिक पदार्थों में लिग्निन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, वसा होती है, और भी अनेक प्रकार के संतृप्त या असंतृप्त जो वशीय अम्ल होते हैं, उनके संश्लेषण से क्या होता है, एक जटिल पदार्थ बनता है। और यही जटिल पदार्थ ह्यूमस होता है। ठीक है। अब ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस में भी 3 अम्ल पाए जाते हैं, 3 अवयव पाए जाते हैं। ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस में 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है फेल्विक अम्ल, दूसरा आता है ह्यूमिक अम्ल, और तीसरा होता है ह्यूमिक। ह्यूमस क्या होता है और ह्यूमस के कंपोनेंट, यानी ह्यूमस में 3 चीज़ें सबसे मेन तरीके से पाई जाती है। पहला होता है फेल्विक अम्ल, दूसरा होता है ह्यूमिक अम्ल, और तीसरा होता है ह्यूमिक। ठीक है। अब बात करते हैं हम फेल्विक अम्ल के बारे में। फेल्विक अम्ल के बारे में क्या कहा गया है कि जो फेल्विक अम्ल होता है ये एक पीले या पीले भूरे रंग का पदार्थ होता है, रंग का पदार्थ होता है, जो जल, अम्ल और क्षार तीनों में आसानी से घुलनशील हो जाता है, यानी घुल जाता है। ह्यूमस में 3 चीज़ें पाई जाती है, फेल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। फेल्विक अम्ल के बारे में क्या कहा गया है कि जो फेल्विक अम्ल होता है ये ह्यूमस के सड़ने के जीवाणु पदार्थों के सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है, इसका रंग होता है पीले या पीले भूरे रंग का होता है। दूसरी बात करें तो ये क्या होता है, आसानी से चाहे जल हो, अम्ल हो, क्षार हो, तीनों में ये आसानी से घुल कर क्या होता है, उच्च पादपों या सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमिक। ह्यूमिक के बारे में क्या कहा गया है कि जो ह्यूमिक होता है ये काले भूरे रंग का होता है,
काले भूरे रंग का होता है जो केवल क्षार में घुलनशील होता है। ह्यूमिक क्या होता है? काले भूरे रंग का होता है, ह्यूमस में पाए जाने वाला एक काले भूरे रंग का पदार्थ जो केवल किसमें होता है? क्षार में घुलनशील होता है। क्या कहलाता है? ह्यूमिक कहलाता है। लास्ट में होता है ह्यूमिन। ह्यूमिन के लिए कहा गया है कि जो ह्यूमिन होता है ये ना तो अम्लों में घुलनशील होता है, न क्षार में घुलनशील होता है, ना ही जल में घुलनशील होता है। यानी ये है ह्यूमस में अघुलनशील अवस्था में पाया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने अब तक कार्बन चक्र पढ़ा, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की। फिर हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा, क्या होता है, कैसे वो बना और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। 3 पाए जाते हैं, फेल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। फेल्विक अम्ल क्या होता है? यानी काले भूरे रंग सूक्ष्म जीवाणुओं के सड़ने गलने से प्राप्त वह ह्यूमस का कंपोनेंट जो कैसे रंग का होता है? पीले या पीले भूरे रंग का होता है और जल, अम्ल या क्षार तीनों में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट हमने ह्यूमिन की बात की। ये क्या होता है? काले भूरे रंग का होता है परंतु केवल क्षार में घुलनशील होता है। नेक्स्ट बात की हमने ह्यूमिन के बारे में और इसके लिए क्या कहा गया कि ये अघुलनशील अवस्था में होता है। तो ये हो गए ह्यूमस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पढ़ेंगे हम कि ह्यूमस का निर्माण कैसा होता है। ठीक है, यहाँ तक कि आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। थैंक यू।